कुलन जी, ऐसा है कि पिछले 5 साल एज ए विधायक जो भी विजन था उसका काम शुरू किया और उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम पानीपत के लिए लाए थे। कुछ शुरू हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएंगे। तो उन सब का एक तो रिव्यू जरूरी था। जैसे रेन्यूअल प्रोजेक्ट है, जो हमारा डिफरेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, रेलवे ओवरब्रिज आए हुए हैं जिनके टेंडर लग चुके हैं, उनके काम शुरू होने। अल्ट्रा मॉडर्न जो हमारा फायर स्टेशन है, उधर से हमारे इंडोर स्टेडियम है और आप देख रहे हैं उसका काम तो शुरू भी हो चुका है, जो ऑडिटोरियम है। तो एक रिव्यू किया गया कि पिछले जो काम थे उनका पोजीशन क्या है, जो पूरे हो गए, जिनके टेंडर लग चुके हैं वो कब तक पूरे होंगे, कहाँ पे अड़चन है। कुछ प्रोजेक्ट आने के बावजूद शुरू नहीं हो पाए, उसमें कोई ना कोई अड़चन होगी एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसको सॉल्व किया आज हमने। और एक हमने विज़न दिया कि नेक्स्ट 5 साल में और हमें क्या करना है। इस शहर की ज़रूरत को देखते इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे स्कूल्स और कैसे चाहिए, कॉलेज और कैसे चाहिए। पानीपत के अंदर महिला कॉलेज ही नहीं है, वी नीड ए वुमेन कॉलेज इन पानीपत। जगह भी है हमारे पास, उसकी पानीपत शहर के बीच में जगह अवेलेबल है, तो उसकी मैंने विस्तृत जानकारी दी है। 2 बड़े स्कूल हमने बनाने हैं, एक वार्ड नंबर 11 के अंदर, एक राजनगर में एक बड़ा स्कूल चाहिए। तो इस सारी चर्चा की हमने। फ्लाईओवर हमारे शुरू होने जा रहे हैं, तो आज बहुत अच्छे तरीके से डीसी साहब ने मीटिंग कॉल की। मेरे बराबर में एडीसी साहब बैठे हैं, पंकज जी। मैं सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल था, हर एक डिपार्टमेंट अवेलेबल था। चाहे लोगों को फूड एंड सिविल सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, बिजली बोर्ड से प्रॉब्लम आती है, सबका आज हमने यहाँ डिस्कस करने के बाद उसका हल निकाला। एक टाइम पर केस किया है कि कौन सा काम कब तक हो जाएगा। और ऐसी मीटिंग हम क्वार्टरली किया करेंगे, हर 3 महीने बाद एक बार मीटिंग करेंगे, ताकि पिछली बार जो हमने कमिटमेंट की थी उसका स्टेटस क्या है, कितना हम आगे बढ़े हैं, कितना आगे नहीं बढ़े हैं। तो इस तरह से मीटिंग करते हुए हम पानीपत को प्रगति के रास्ते पे लेके जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ट्रैफिक का है। इस शहर के अंदर ट्रैफिक की हालत आप भी देख रहे हैं, और नज़ला सारा राजनीतिक तौर पे हमारे ऊपर ही गिरता है कि कुछ करते नहीं है। जब करेंगे तो तब भी लोग बात करेंगे। हमें यहाँ रास्ते नए बनाने पड़ेंगे। अंडरपास अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो डिले चल रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें प्रोग्रेस बेटर होनी चाहिए। तो आज उसका भी पूरा जिक्र किया कि 5 अंडरपास जितनी जल्दी चालू हो जाएँ। एक तो चालू हो गया, 4 निर्माणाधीन है। इसी तरह से फ्लाईओवर हमारा सन रोड नाके पे आ रहा है, 1-2 दिन में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। इससे रेलवे ओवरब्रिज है, उसमें कुछ अड़चन है एक छोटी सी, वो 2-3 दिन में हल हो जाएगी। तो लगातार प्रयास ये होगा कि हम शहर को प्रगति के रास्ते में लेके जाएं। ट्रैफिक के लिए ड्रेन नंबर 1 को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये एक अल्टरनेट रूट है हमारे पास, जिसका विकास करना ज़रूरी है। इसी तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आज साथ था, सबने बहुत कोऑपरेटिव तरीके से आज इस बात को समझा है। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की सभी अधिकारियों से कि हर प्रोजेक्ट को ऑन करें। ये नहीं एक चिट्ठी भेज दिया उसके बाद हमारी ड्यूटी ख़त्म, उनको फॉलोअप करना पड़ेगा। और जब क्वार्टरली मीटिंग करेंगे तो आप देखेंगे प्रोग्रेस बहुत अच्छी आएगी। सफाई को लेकर भी कोई बात? सफाई की अजीब स्थिति है। HSIDC के सेक्टर और HSVP के वो सेक्टर जो अभी निगम को हैंड ओवर नहीं हुए हैं, वो एक MOU साइन होने 1-1.5 साल इन्होंने MOU साइन करने में ही व्यर्थ कर दिया, मैं तो ये कहूँगा। और शहर में उन सेक्टरों की और HSID सेक्टर की सफाई नहीं हो रही है। तो आज DC साहब ने उनको ये कहा है कि इमीडिएटली अगले 2-3 दिन में ही जो आधिकारिक तौर पे MOU साइन होना है वो करके उसका टेंडर लगाया जाए, ताकि जो सेक्टर निगम के अंडर नहीं भी हैं उनकी व्यवस्था भी तो बनानी पड़ेगी सफाई की। विज साहब, रास्ते तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अतिक्रमण की वजह से वो बिल्कुल उन पर रास्ता नहीं मिलता लोगों को चलने का। आप ठीक कह रहे हैं त्यागी जी, इसकी बात हुई है, चर्चा अच्छी तरह हुई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो इंक्रोचमेंट हैं इनको बड़ी सख्ती से। आज दिवाली का त्यौहार है, भैया दूज का त्यौहार आ रहा है। पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से जनता को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाज़ारों में भी इंक्रोचमेंट है। निश्चित तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन अब इस बात की चिंता करने जा रहा है कि हम इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे, चाहे वो ड्रेन नंबर 1 के ऊपर है, चाहे बाज़ारों के अंदर है, जहाँ भी होगा। अभी आप स्टेडियम रोड पे देखिए कितनी इंक्रोचमेंट हो चुकी है। बड़ी बड़ी दुकानें ऐसी खुल गई हैं जैसे परमानेंट दुकानें होती हैं। तो इस सब की चिंता करते हुए काम करेंगे। खुले में सर मीट बेचा जाता है, ओपन में। आज के विषय कुछ निगम वाले जो हमने लिखे हुए थे छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि DC साहब को और SP साहब को एक मीटिंग में जाना था। तो एक मीटिंग हम दोबारा, जो सिर्फ एजेंडा हमारा बैलेंस है नगर निगम का, उसमें भी एक ये पॉइंट है, स्लॉटर हाउस का हमने एजेंडा भी लेना है उनसे। पानीपत से डेयरीज सारी बाहर जानी है,
जो बिंजोल के अंदर हमारा एक सेक्टर बनाया गया था उसका विकास पूरा रूप से नहीं किया गया, कुछ तो सेल ही पूरा नहीं हुआ और सरकारी तौर पे यहाँ व्यवस्था वहाँ होनी है वो अभी तक नहीं की गई है। और इसी तरह हमें बरसत रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा सेक्टर लाना पड़ेगा, डेयरी सेक्टर, ताकि शहर में जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, मूल रूप से हम आपको बताना चाहूँगा जो इनके डेयरीज अंदर है उसकी वजह से आपके ड्रेनेज में बहुत बड़ा इशू आया हुआ है, तो इसको बाहर लेके जाना है। अनेक ऐसे विषय हैं जो निगम रिलेटेड थे जिसको हम 2-3 दिन बाद दिवाली के बाद एक बार फिर मीटिंग करेंगे, वो विषय तब लेंगे। फॉगिंग के लिए कुछ है, डेंगू बहुत ज़्यादा है। फॉगिंग भी उसमें है, मास्क का जो व्यापार हो रहा है उसका भी ये विषय बीच में है, इन सबको 2-3 दिन में एड्रेस करेंगे। पोस्ट ऑफिस का मामला भी आपके संज्ञान में आया था, क्या ऐसा है कि पोस्ट मास्टर जो नहीं आए हैं यहाँ पे और उनका व्यवहार जो बड़ा आपत्तिजनक है, जो 40-50 साल से एजेंट काम कर रहे हैं और लॉयल्टी है उनके, एजेंट्स को ये ऐसे समझ रहे जैसे एजेंट कुछ है ही नहीं। अरे आपका कारोबार ही एजेंट चला रहे हैं और वो नियम से काम कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर का रवैया बिल्कुल आपत्तिजनक था। वहाँ बैठने की जगह भी इन्होंने तोड़फोड़ कर दी, बेंच भी उठवा दी हैं, तो मैं इनकी ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। ये केंद्र का मामला है क्योंकि, लेकिन मैं इनकी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। सर बस जो यात्री हैं टोल से लेकर के सिवा बस अड्डा परेशान होते हैं दोनों, रात के टाइम पे खासकर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, उनके लिए कुछ करने इसका मैंने विषय लिया है मीटिंग के अंदर क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से इनको लेटर आ चुका है कि बसें जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं वो रात को पानीपत में कोई टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के बाद पानीपत से अंदर से जाएं लेकिन कुछ ड्राइवर मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ झगड़ा करते हैं सवारी के साथ। महिलाएं झगड़ा नहीं कर सकती और आपने छोटे बच्चे हैं कैसे करें, तो एक बार सख्ती से इसको लागू कराएंगे ताकि जो बसें रात को अंदर आए और यात्रियों को सुविधा हो। आपको लगता है कुछ डिपार्टमेंट जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि कई सालों से जो प्रोजेक्ट रुके हुए अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं, अब लगता है उनकी चूड़ियाँ टाइट करने का समय आ गया? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, कलोन जी कोऑपरेट कर रहे थे। एक प्रोजेक्ट को करने में समय कुछ लगता है, कई डिपार्टमेंट की सफाई वाले कह परमिशन, रहे हैं कि 1 साल तक वो उन्होंने एमओयू साइन नहीं किया उन्होंने। ये इनकी अनगैली है, ये मैं मानता हूँ, ये इनकी अनगैली है, इसमें समय नहीं लगना चाहिए था। लेकिन प्रोजेक्ट डिफरेंट चीज़ होती है, प्रोजेक्ट में तो कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो काम कर रहे हैं अधिकारी। तो क्वार्टरली जो नहीं करेगा क्वार्टरली रिपोर्ट में आ जाएगा। कि बस स्टैंड के सामने भी डबल डेकर बसें आती हैं, तो मेरा क्वेश्चन होगा, मैं जीएम साहब से बात करूंगा कि क्या इनके पास परमिट है या नहीं है। पहली बात तो ये है, क्या ये लीगल चल रहे हैं या इलीगल चल रहे हैं, तो ये विषय छूट गया, ये 1-2 दिन में मैं पानीपत के अंदर एक बहुत बड़ा ये फ्रॉड है एडवर्टाइजमेंट का, और ये मैंने पकड़ लिया था। पानीपत के अंदर निगम ने सिर्फ 28 होल्डिंग जो है ऑक्शन की हैं आज तक, 19 की तो ऑक्शन ही नहीं हुई है। उन 19 के ऊपर भी कोई ना कोई आदमी शहर से पैसे इकट्ठे करता है, बड़ा मोटा पैसा इकट्ठा करता है, नाम भी उसका बार बार लिया गया। मैं आधिकारिक तौर पे नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो नाम है या कोई और नाम है, लेकिन वो 18 पर भी यूनिपोल पर भी लगातार लोगों से पैसे लेके ऐड की जा रही है, उसका कोई राइट नहीं है जब निगम ने ऑक्शन ही नहीं किया। और इसके अलावा भी पानीपत के अंदर यूनिपोल 47 के अलावा यूनिपोल उन्होंने लगाए हुए हैं जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है और वो लोगों से पैसे ऐट रहा है। इसके अलावा हाईवे पे अगर आप जाएँ पूरे ज़िले के अंदर, चाहे समालखा जाए चाहे किसी साइड में जाए, करनाल साइड की तरफ जाए, आपको कई यूनिपोल लग जाएंगे मिले हुए, वो इलीगल है। तो पूरा डीसी साहब ने संज्ञान लिया है, कॉर्पोरेशन को अवेयर किया है और बहुत सख्त एक्शन होने जा रहा है इसके ऊपर। ईएसआई हॉस्पिटल भी शिफ्ट करने जा रहे हैं सर? या पानीपत के अंदर 29 पार्ट 2 जब मैंने रिव्यू किया सारा प्लान लेबर इसका इंडस्ट्री का, तो 29 पार्ट 2 में फ्लोरा के सामने 2 एकड़ जगह हुड्डा ने चिन्हित की हुई है ईएसआई हॉस्पिटल के लिए, और पानीपत में अब ये हब बन चुका है टेक्सटाइल का, और यहाँ पे अब इतनी लेबर हो चुकी है, वी नीड ए प्रॉपर बड़ा हॉस्पिटल चाहिए ईएसआई। मैंने उनको बोला है कि इसको हैंड ओवर किया जाए ईएसआई को, और हम कोशिश करेंगे सरकार के माध्यम से अगले 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे एक ईएसआई हॉस्पिटल चालू जरूर करवाएं। ईएसआई को लेकर के समस्या आती है, जो किराएदार हैं जगह जगह पे अपना मकान शिफ्ट करते रहते हैं, उनको ये कहा जाता है कि प्रॉपर्ली आपको जहाँ पहले रहते थे वहीं जाना पड़ेगा, ईएसआई हॉस्पिटल में जाकर वो दवाई नहीं, मेरी जानकारी में नहीं ऐसा कोई केस है। 10 किलोमीटर पे जाना पड़ रहा है जिस बंदे को, साइकिल से वो जा रहा है, पूरी दिहाड़ी खत्म बीमार होती है, पहले। बीमार पहले है वो बंदा। नहीं, ईएसआई हॉस्पिटल एक जो पुराना जनरल हॉस्पिटल है, पर्टिकुलर एक के पास भेजते हैं, जबकि मैं आपसे जानकारी ले लूँगा, मेरी जानकारी में ये बात नहीं है और किसी ने कंप्लेंट भी नहीं की है।
अगर कोई ऐसा विषय है तो उसकी चिंता कर हमारे लेंगे। मामले में आपने उठाया कि लोग बहुत तंग हैं इस चीज़ों को लेकर। डिपो में प्रॉब्लम है, जो सप्लाई लाइन है वो एक बार में नहीं आती है। अब एक मान लीजिए गरीब महिला है, किसी फैक्ट्री में नौकरी करती है, 200 रुपये की दिहाड़ी है, 300 रुपये की उसकी, अगर उसको राशन लेने के लिए डिपो के ऊपर 4 बार आना पड़ेगा, कभी गेहूँ लेने आना पड़ेगा, कभी उसको तेल लेने के लिए आना पड़ेगा, कभी उसको चीनी लेने आएगी, तो उचित नहीं है। वो अपनी फैक्ट्री छोड़ के छुट्टी लेके आती होगी। तो मेरी प्रार्थना ये है, मैंने आग्रह ये किया है, ऊपर भी बात करेंगे, सप्लाई जो है डिपो पे एक ही बार में पूरी सप्लाई आनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर है, कार्ड होल्डर है, उसको एक ही बार में सामान मिले। ऐसा प्रयास करें। ये और कीजिएगा, सप्लाई जो आती है सिर्फ लास्ट दिनों में आती है, 3 से 4। ये विषय भी आपका ठीक बात है, इसकी चिंता करेंगे। दिक्कत नहीं होगी। ये विषय अभी मेरा नहीं है, ये सरकार डिसाइड करेगी। नहीं, अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है, कोई भी बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई है। इसकी चिंता करेंगे जो आप कह रहे हैं। सर 29 और 25 सेक्टर के अंदर बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है, उनका अवैध कब्जा है और समर्सिबल पंप लगा रखे उन्होंने, करने दायरे में। देखिए, मैंने बात की अभी, इसमें माइनिंग ऑफिसर भी थी और इस बात की चिंता की, HSVP वाले भी थे, HSADC वाले भी थे। जिन लोगों ने रेता वगैरह स्टोर की हुई है माइनिंग से, 2 चीज़ें होती है, पहले तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, और जब लाइसेंस किसी को मिलता है उसमें क्वांटिटी भी लिखी होती है, आप कितना स्टोर कर सकते हो। और अगर वो लाइसेंस लेके बैठे हैं तो मैंने मैडम को बोला है, जो माइनिंग अफसर है, कि आप उनके चेक करिए कि क्वांटिटी उन्होंने कितनी रखी हुई है। क्वांटिटी मान लो कुछ है और रखी कुछ हुई है तो अवैध है वो। नंबर 2, वो हुड्डा में रख ही नहीं सकते HSVP में। जब इनको लाइसेंस मिलता है स्टोरेज का, तो HSVP की लैंड पे, HSCD की लैंड पे कोई इनको लाइसेंस नहीं दे सकता। ये सब इलीगल काम है, मिली भगती का काम हो रहा है ये, और इसका पूरा संज्ञान लिया है। मैंने इनको 8 से 10 दिन का टाइम दिया है कि हमें सब यहाँ से हटाए जाएँ यहाँ पे, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी फैलता है, लोगों को दमे की शिकायत है, खांसी की शिकायत है, बहुत बड़ी बीमारी फैलती है। तो इसकी चिंता की गई है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ये सब यहाँ से उठा दिए जाएंगे। समर्सिबल जो है बिना परमिशन के जगह जगह लगाए जा रहे हैं, एक गली में 20-20 समर्सिबल लगे हैं। पानी का लेवल पहले बहुत ज़्यादा कम जा चुका है, इस तरीके से पानी का लेवल तो बहुत ही कम चला जाएगा, जो लोगों को बेवजह चलते हैं। इसी की चिंता करते हुए रमा जी, सरकार ने ध्यान किया था, और आपको पता ही है, रेन्यूएबल प्रोजेक्ट लेके आए, आज उसकी चर्चा भी हमने की, आपकी जानकारी मैं दे देता हूँ। उन्होंने कंफर्म किया अधिकारियों ने कि आज की जनसंख्या के हिसाब से हमें 12 पॉइंट चाहिए जो जमुना में चिन्हित किए गए थे, जहाँ से पानी आएगा, वो 12 सिलेक्ट हो चुके हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शुरू है। ये प्रोजेक्ट 3 से 4 साल का है, कोई 1 साल में पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारा टारगेट है, हमारे को 18 पॉइंट चाहिए, 6 पॉइंट और चिन्हित हम आने वाले समय में करेंगे, ताकि पानीपत के अंदर जो ज़मीन से दोहन हो रहा है पानी का, वो बंद हो जाएगा। इसीलिए सरकार चिंता करती है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आई, जिसकी लागत लगभग शायद 800 भी नहीं, 1300 करोड़ रुपए की लागत है पूरी। 15 साल का विजन लेके चल रहे हैं, तो उस पर आप पूरी डिटेल हमने की है उनके।